अच्छा, आज हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे उसी से ही जहाँ पे हमने पहले छोड़ा था कि जब हम एक्टिविटी बनाते हैं तो उसको हम जो है ना उसकी ये जो एक्टिविटी टाइप की कैटेगरीज है इनके ऊपर हम काम करेंगे और इसका हम देखेंगे कि ये इसका यूजेज जो है वो कैसे किस तरह से है। हम एक सिनेरियो लेते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले एक सिनेरियो लिया था, ये वाला। हाँ, कि एक कॉस्ट सेंटर है, क्वालिटी एश्योरेंस कॉस्ट सेंटर, और उसने कॉस्ट सेंटर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या एक फैक्ट्री है, उसके मुख्तलिफ फेजेस के अंदर एक कॉस्ट सेंटर है क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, इसका काम है कि वो उनकी क्वालिटी को चेक करे कि क्या वो अप टू द मार्क हैं कि नहीं है। अब ये जब चेक करता है तो साथ ही उसको पैक भी कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉस्ट सेंटर के अंदर जो इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो दो एक्टिविटीज़ हैं। एक इसका काम क्या है कि ये उनको टेस्टिंग करते हैं, और एक इसका काम ये है कि पैकिंग भी करता है। अब फर्ज कर लेते हैं कि हम तीन प्रोडक्शन कोई कॉस्ट सेंटर्स और भी हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन और इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थ्री। ये मुख्तलिफ प्रोडक्शन लाइनें हैं जो कि चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं। अब ये एक महीने के जो है ना, फर्ज कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इन्होंने 300 यूनिट्स जो है ना वो प्रोड्यूस किए। इस डिपार्टमेंट ने इस महीने के 500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और इस डिपार्टमेंट ने महीने के 400 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब ये तीनों जो हैं, यानी कि 3 + 5 + 4 8 और 8 4 12 1200 जो हैं, ये टोटल यूनिट्स जो हैं, ये कौन चेक करेगा? क्वालिटी एश्योरेंस चेक करेगा। और इसकी दो जो हैं किस करेगा? पहले टेस्टिंग करेगा इनकी और फिर इनकी पैकिंग करेगा। अब मंथ एंड के ऊपर मंथ एंड के ऊपर जो है ना, इसकी अगर हम कॉस्ट देखें, जो कॉस्ट सेंटर क्वालिटी इंश्योरेंस है, इसके कुछ अपने अखराजात भी हैं। मसलन इसने सैलरी देनी है, ठीक है, इसने कुछ रेंट भी देना है, और बहुत सारे अखराजात हैं। हम एज्यूम करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि सैलरी जो है वो 2 लाख है और ये रेंट जो है वो 1 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये 2 लाख और 1 लाख जो है, इन दो एक्टिविटीज़ के हिसाब से इनको चार्ज करना है, ट्रांसफ़र करना है। यानी कि हम इसको ऐसे भी कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म्स में हम कहेंगे कि इसने क्या करना है, ये कॉस्ट इन दोनों को एलोकेट करनी है, एलोकेशन करनी है। किस बेसिस के ऊपर? नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि वो टेस्ट कर रहे हैं, और विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटीज़। किस एक्टिविटीज़ के अंदर कितना पैसा, यानी कि कितने उसने यूनिट टेस्ट किए, और उसके ऊपर जो है उसकी पर आवर के हिसाब से जो उसने कॉस्ट रखी होगी, उसके हिसाब से हम इसको इन तीनों के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। अब दो चीज़ें आ गई। ये कॉस्ट सेंटर कैसे डिटरमिन करेगा कि कैसे ट्रांसफ़र करनी है? कॉस्ट उसने ये ट्रांसफ़र करनी है, यानी कि एलोकेट करनी है। तो एक्टिविटी की जो टाइप है, उसके हमने जब कहा कि उसके दो हिस्से हैं, कि अगर हम एक्टिविटीज़ को देखें, एक्टिविटी मास्टर डाटा के अंदर अगर आप देखें,
इसमें अगर हम देखें तो हम दो एक्टिविटीज़ शायद हमने पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमने पहले बनाई हुई हैं कि नहीं। KL02 और कंट्रोलिंग एरिया के अंदर हम देखते हैं कि एक्टिविटीज़ हमने कितनी बनाई हुई है। कोई नहीं बनाई। तो हम दो जो है ना वो एक्टिविटीज़ बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले हमें हमारे पास कुछ हमने इसको देखना है कि हम किस कैटेगरी के अंदर बनाएं। क्या मैनुअल एंट्री मैनुअल एलोकेशन के अंदर, या इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन इनडायरेक्ट एलोकेशन के अंदर, मैनुअल एंट्री इनडायरेक्ट एलोकेशन, या मैनुअल एंट्री नो एलोकेशन के अंदर। पहला सिनेरियो क्या है, मैनुअल एंट्री मैनुअल एलोकेशन के अंदर क्या होगा कि ये जो क्वालिटी एश्योरेंस जो है कॉस्ट सेंटर, ये खुद मैनुअली कहेगा कि मेरे पास जो है वो 1200 यूनिट जो है वो मैं एंटर कर रहा हूँ। एक स्क्रीन है KP26 एक स्क्रीन है, उसमें जाके आप मैनुअल एंटर कर देंगे और मैनुअल एलोकेशन कर देंगे कि ये जो 3 लाख रुपया का है कॉस्ट, ये आप मैनुअली जो है इसके जो GL होंगे सैलरी और रेंट के, इसके जो GL होंगे और इसके जो GL होंगे बगैर किसी फार्मूले के आप एंटर कर देंगे। आप कह देंगे भाई इसको जो है ना 50,000 दे दो, इसको 60,000 दे दो, इसको 2,000 दे दो, या एंड सो ऑन, या जैसे भी होंगे। तो इसको हम कहते हैं मैनुअल एंट्री मैनुअल एलोकेशन। इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन इनडायरेक्ट एलोकेशन का मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट एलोकेशन आपने ये पैसे 3 लाख रुपया ट्रांसफर तो करने हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करने हैं, डायरेक्ट नहीं करने। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक स्क्रीन में जाएं और इस कॉल सेंटर को खोलें, इस कॉल सेंटर को खोलें, इस कॉल सेंटर को खोलें, और ये कॉस्ट उसको चार्ज कर दें 2 लाख और 1 लाख रुपए। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि कोई और मुझे कोई पैरामीटर सोचना है, और वो पैरामीटर क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि स्टैटिस्टिकल क्रिटिकल। और ओके। इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि उसको नहीं पता, क्वालिटी एश्योरेंस को नहीं पता कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो आएंगे जिनके ऊपर मैंने टेस्टिंग करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सेंडर की टोटल एक्टिविटी है वो क्या है, वो डायरेक्ट डिटर्मिनेशन है क्वालिटी एश्योरेंस की। सेंडर एक्टिविटी जो होंगी, टोटल ऑफ द सेंडर एक्टिविटी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स कॉस्ट सेंटर। तो हम इनको तो असाइन कर देंगे ये स्टैटिस्टिकल की फिगर, फिर हम एक प्रोसेस चलाएंगे और सिस्टम क्या करेगा, इन तीनों को जमा करके तो इस कॉस्ट सेंटर क्वालिटी एश्योरेंस को वो चार्ज कर देगा। और फिर इसको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पास तो 1200 यूनिट है, एक 300 इधर से आए हैं, 500 इधर से आए हैं, 400 इधर से आए हैं। फिर वो इन टेस्टिंग आवर्स के ऊपर जो प्राइस की होगी उसकी बेस पे फिर जो है ना वो इसको एलोकेट कर देगा इनडायरेक्टली। मैनुअल एंट्री इनडायरेक्ट एलोकेशन, इसका मतलब क्या है, मैनुअल एंट्री का मतलब है कि हम खुद से क्वालिटी एश्योरेंस को कहेंगे कि भाई आपको हम 1200 यूनिट दे रहे हैं, 300 इसके हैं, 500 इसके हैं और 400 इसके हैं। मैनुअली हमें एक स्क्रीन में डालेंगे, उसकी जो प्राइस पर यानी कि बन रही है टोटल प्राइस जो है ना पर एक्टिविटी की पर आवर के हिसाब से वो हम डाल देंगे। और सिस्टम इनडायरेक्टली कॉस्ट जो है ना वो किसी फार्मूले के तहत जो है हम स्प्लिटिंग का चलाएंगे प्रोसेस और वो इसको चार्ज कर देंगे। मैनुअल एंट्री नो एलोकेशन की, इसका मतलब तो हो गया कि मैनुअल एंट्री आप खुद आप हाथ से डाल देंगे कि क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी कितनी है, और एलोकेशन नहीं करेंगे, हम ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते कॉस्ट जो है वो कहीं आगे, हम उसकी कॉस्ट को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। तो ये जो है हम इसके ऊपर देखते हैं कि हम ये किस तरह से कर लेंगे। अब हम दो, और ये जो कॉस्ट इसको चार्ज कर रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस को, ये वाली, ये हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी डिपेंडेंट कर रहे हैं। यानी कि जब हम ये चार्ज करेंगे तो एक्टिविटी इंडिपेंडेंट रखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम एक्टिविटी डिपेंडेंट कर दें तो फिर क्या है, फिर तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं, एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर तो सीधा सीधा यानी कि फार्मूला है। लेकिन हम एलोकेशन स्प्लिटिंग कब चलाते हैं, जब आप एक्टिविटीज, जब आप कॉस्ट चार्ज करते हैं कॉस्ट सेंटर को विदाउट एक्टिविटी, फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ता है कि हाँ भाई ये दो एक्टिविटीज़ हैं,
ये 3 जो हैं या 4 जो हैं ये स्टैटिस्टिकल की फिगर हैं और ये 2 कॉस्ट हैं, कॉस्ट एलिमेंट हैं। तो किस तरह से हम इस कॉस्ट को स्प्लिट करें, तो सिस्टम उसके ऊपर फिर डिटरमिन करता है कि किस तरह से करना है। वो फिर हम देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे चलेगा। हम सबसे पहले जो है ये 3 कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं या देख लेते हैं कि अगर बने हुए हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बना लेंगे। और फिर हम 2 एक्टिविटीज़ बनाते हैं और फिर हम जो है ना ये डाटा डाल के देखते हैं कि ये क्या है। पहले हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट, या फिर हम देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट एलोकेशन, मैनुअल एंट्री, इनडायरेक्ट एलोकेशन। फिर हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन और इनडायरेक्ट एलोकेशन। फिर हम देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क किस किस चीज़ है, कि किस कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो कि हम इसके अंदर तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर जो है हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए इनकी टाइप के ऊपर। तो ये इनकी टाइप को जो है समझना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो कॉस्ट सेंटर हैं कि नहीं। अच्छा जी, अच्छा पहले हम देख लेते हैं कि कॉस्ट सेंटर की जो हमारे पास है KSH3। अगर हम प्रोडक्शन के अंदर देखें तो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मशीन, लेबर। हम ये ले लेते हैं 3 डिपार्टमेंट, मशीन, लेबर और असेंबली। और तीन एक हम कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं जो कि हमारा क्वालिटी इंश्योरेंस का कॉस्ट सेंटर है। ये कॉस्ट सेंटर बनाएंगे KS01। नेक्स्ट नंबर रेंज जो है 1211205, 1211205, 01011900। और क्वालिटी एश्योरेंस, चलें क्वालिटी कंट्रोल कर लेते हैं। और इसको हम प्रोडक्शन चार्ज कर लेते हैं, टाइप जो है इसकी। और ये होगा 2000, कंपनी कोड 1211 और करेंसी हो जाएगी EUR और प्रॉफिट सेंटर हो जाएगा प्रोडक्शन का। ठीक है, 121120। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसके ऊपर ये लिख देते हैं कॉस्ट सेंटर। और एक हम लिख लेते हैं मशीन, लेबर और असेंबली 12112002। ठीक है, और मशीन और फिर 2003 ये लेबर, लेबर और क्या है हमारा असेंबली डिपार्टमेंट 12112004। अब हम 2 बना लेते हैं एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ के लिए हम आएंगे अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, मास्टर डाटा और एक्टिविटी टाइप KL01। और हम बनाएंगे एक्टिविटी टेस्टिंग। चलिए 1, बल्कि नहीं, हम 1000 बना लेते हैं, 1001 टेस्टिंग।
इसकी जो यूनिट होगी वो हम क्या करेंगे, आवर्स के हिसाब से इसको मेजर करेंगे। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई खास कॉस्ट सेंटर आए या सारे कॉस्ट सेंटर आए, तो ये हमने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया कि अगर आप चाहें तो इसको किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर रोकें, अदरवाइज आप इसको स्टैरिक दे दें तो सारे कॉस्ट सेंटर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब ये वही वाली बात आ जाएगी कि एक्टिविटी टाइप, जो कि अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं कि हमें इसको देखना है। अभी हम मैनुअल एंट्री इनडायरेक्ट एलोकेशन को देखते हैं, यानी कि जो कॉस्ट सेंटर है सोर्स का, उसको तो हम मैनुअल बताएंगे कि जी कितनी क्वांटिटी तुमने काम करना है, लेकिन उसके अंदर जो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम क्या करेंगे, वो एक इनडायरेक्ट तरीके से फार्मूले के थ्रू करते हैं। कॉस्ट एलिमेंट नहीं बना हुआ तो हम एक सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट जो है वो बना लेते हैं एक्टिविटी के लिए। सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट हम बनाएंगे, इसमें असेसमेंट का बना हुआ है तो हम एक बना लेते हैं। और कंट्रोल डाटा में जाके हमें जो इसकी टाइप सेलेक्ट करनी है वो असेसमेंट नहीं लेनी, बल्कि हमने इंटरनल एक्टिविटी इंटरनल एक्टिविटी एलोकेशन 43 लेनी है। असेसमेंट के लिए आपने 42 ली, लेकिन एक्टिविटी के लिए आपने 43 लेनी। सेव। अब हम यहाँ पे आते हैं तो अब हमें ये कॉस्ट सेंटर विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे तो आपने कह दिया कि इस एक्टिविटी में काम कैसे करना है, यानी कि उसको हमने मैनुअल तो प्राइस बता, नंबर ऑफ यूनिट्स बताने, और कॉस्ट जो है वो एक फार्मूले के तहत ट्रांसफर करेगा, लेकिन प्राइस पर यूनिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ पे हमने प्राइस इंडिकेटर में आना है। अब हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है, या तो प्लान प्राइस डिपेंड करेगी बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, प्लान प्राइस ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द कैपेसिटी, या फिर डिटरमिन मैनुअली। हम मैनुअली नहीं करेंगे बल्कि हम ऑटोमेटिकली डिटरमिन करेंगे, किस बेस के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, जो कि हम क्वांटिटी हमें मिलेगी अपने सब डिपार्टमेंट से, उसकी बेस पे हम करेंगे। और ये सारी चीज किससे रिलेट कर रही है, ये वाला पोर्शन प्लान के अंदर से। ये जो नीचे दो ऑप्शन आ रही है ये आपकी एक्चुअल है, ये लिखा हुआ है एक्चुअल एक्टिविटी टाइप कैटेगरी और एक्चुअल प्राइस इंडिकेटर। यही दो फील्ड जो हैं हमने डिस्कस की थी कि ये यहाँ पे भी हैं, ये वाली और ये यहाँ पे नीचे भी। और ये एक्चुअल एक्टिविटी टाइप कैटेगरी के अंदर वो क्या है कि अगर आप ब्लैंक ले लेते हैं, जैसे कि ये है यहाँ पे, तो ब्लैंक क्या कहते हैं, ब्लैंक का मतलब है वो कह रहा है कि जो आपने ऊपर प्लानिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है वो ही एज इट इज नीचे जो है यहाँ पे भी मैं उसको ले लूँगा। तो न ज़्यादातर तो हम प्लान में यही करते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ और भी लेनी हो तो फिर भी आप ले सकते हैं। बाकी नीचे वही चार कैटेगरी हैं और एक आखिरी इन्होंने कोई नहीं डाल दिया, टारगेट इज इक्वल टू एक्चुअल एलोकेशन। बहरहाल वही मैनुअल एंट्री, मैनुअल एलोकेशन, इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन, वही। आप चाहें तो इस वक्त यहाँ पे 3 ले लें या फिर आप ब्लैंक ले लें, वो एक ही बात है। और जो प्राइस इंडिकेटर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है उसी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे हम लेंगे। यहाँ पे हमने किया था प्लान प्राइस डिपेंड ऑन द एक्टिविटी, तो हम यहाँ पे लेंगे एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द एक्टिविटी 5। तो ये हो गया, और एक और हम जो है वो विद रेफरेंस टू दिस वन कर लेते हैं, पैकिंग। अच्छा, अब ये चूंकि हमारी ये दोनों एक्टिविटीज़ एक सीरीज़ में है, तो ऐसा हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जो है इसका वो एक्टिविटी को ग्रुप बना लें, या हम अगर चाहें तो हम बना ही देते हैं, एक्टिविटी ग्रुप बना लेते हैं, ताकि बजाय सकेगा हम रेंज लिखें हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, एक्टिविटी टाइप एक्टिविटी ग्रुप। तो हम एक जो है वो
एक्टिविटी ग्रुप बनाते हैं हम 1211 और इसके नीचे हम जो है वो क्या है क्वालिटी इसके नीचे हम दोनों एक्टिविटीज लगा एक्टिविटी टाइप और वहाँ एक हमारी एक्टिविटी 1000 और एक्टिविटी टाइप हमारी कौन सी है अभी जो हमने बनाई 1001 1001 1001 अच्छा वो 14 टाइम टेबल टेस्टिंग है 1002 अच्छा 1002 ठीक है ठीक हो गया अब हम एक दफ़ा इससे निकलते हैं तो वो फिर जो असाइन नहीं हुई वो क्या होगा वो निकल जाते हैं बीच में से अच्छा वो नहीं निकली है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको रिमूव कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको रिमूव तो ये हमने एक ग्रुप बना लिया अब सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाके करनी है सबसे पहले हमें एक स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर बनाना है जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हम कुछ फार्मूले डिज़ाइन करेंगे कि जिसके अंदर से हम ये वाले जो कॉस्ट है जो इन एक्सपेंसेस की इन कॉस्ट एंड एलिमेंट की है वो इन दो एक्टिविटीज़ के थ्रू किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करें और किस कॉस्ट सेंटर के अंदर से करें एक हो गया फिर हम इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन को बनाए कॉन्फ़िगर करेंगे एलोकेशन साइकिल जिस तरह के हम असेसमेंट साइकिल बनाते हैं जिस तरह के हम डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल बनाते हैं इसी तरह एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन का साइकिल जो है ना वो भी बनाएंगे इसी तरह हम कुछ प्राइस डिटर्मिनेशन जो है प्राइस कन्फिग का जो है ना वो हम उसके अंदर जाके हम कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर हम प्राइमरी कॉस्ट स्ट्रक्चर ये हमें बनाना पड़ेगा नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट है प्राइमरी कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर अगर मैं इसके अंदर से प्राइमरी का ये लफ्ज़ हटा दूं तो फिर जो है ये सिर्फ कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा जो कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं लेकिन जब मैं इसके साथ प्राइमरी कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए है और स्क्रीन वो सेम ही है टी कोड उसका सेम ही है जो जिस ये टी कोड के अंदर इस्तेमाल होता है कन्फिगर किया जाता है वो ओ के टी जेड के अंदर ही होता है लेकिन उसके अंदर एक चेक बॉक्स है अगर आप उस चेक बॉक्स को टिक कर देते हैं तो वो प्राइमरी कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर हो जाता है अगर वो उसको आप टिक नहीं करते तो फिर वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर जो है ना वो प्लानिंग के अंदर वो इस्तेमाल होता है तो हम ये भी कन्फिगर करेंगे और उस ये 3 कन्फिगरेशन कर लेंगे तो उसके बाद फिर जो है ना हम डाटा इंटर करके तो हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं तो आइए सबसे पहले हम ये चीज कन्फिगरेशन का जो है ना ये देख लें कि ये कैसे SIMG में आएंगे और कंट्रोलिंग और कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग अच्छा कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग में हम आएंगे और उसके बाद आ जाते हैं जनाब एक्चुअल पोस्टिंग और फिर आएंगे हम यहाँ पे पीरियड एंड क्लोजिंग के अंदर अब चूंकि हम एक्टिविटी से काम ले रहे हैं पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन और असेसमेंट में काम किया था अब हम एक्टिविटी एलोकेशन के अंदर काम कर रहे हैं फिर हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे देखें ये आ रहा है स्प्लिटिंग तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर को काम कर इसको जो है इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये स्प्लिटिंग के अंदर आ जाते हैं डिफाइन स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर है जब हम स्ट्रक्चर बना लेंगे तो फिर हम इसको असाइन कर देंगे अपने कॉस्ट सेंटर तो पहले हम डिफाइन करते हैं अच्छा इसका जो ट्रांजैक्शन कोड है वो क्या है OKES
अच्छा, इसके अगर आप देखें तो अगर मैं इसको भी बंद कर दूं और इसको भी बंद कर दूं तो यहाँ पे देखें इसके दो यानी कि एक्टिविटीज हैं, एक स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर है और एक स्प्लिटिंग रूल है। एक्चुअली जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमें पहले स्प्लिटिंग रूल बनाना है और उस रूल को हमें असाइन करना है स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम पहले जो है इसके अंदर एक्टिविटी करेंगे, फिर हम जो है ना इसके अंदर जाएंगे। तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ पहले के बने हैं लेकिन हमें खैर अपना बना लेते हैं। 1 2 1 1। अच्छा जी, सेपरेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 डबल 1। अब यहाँ पे हमें उसका मेथड बताना है कि वो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो किस मेथड के ऊपर पैसे को या कॉस्ट को ट्रांसफ़र करेगा। अब इसमें क्या है, एक तो ज़ीरो है, अगर आप ज़ीरो डाल देंगे या ब्लैंक रखेंगे वो तो हो गया नो स्प्लिटिंग, क्या हमने स्प्लिटिंग करना ही नहीं। 12 का मतलब है कि आप एक्टिविटी की क्वांटिटी के ऊपर जो है ना आप उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कॉस्ट। नेक्स्ट है 21 इक्वलेंस नंबर प्लानिंग, कि आप उसके अंदर कोई रेशो दे देते हैं। जब आप मैं प्लानिंग के अंदर जाते हैं, आप एक रेशो दे देते हैं कि आप कहते हैं भाई 2/1 की रेशो, 4/2 की रेशो, 3/8 की रेशो, जो भी आप रेशो देंगे तो सिस्टम उस रेशो की बेस के ऊपर आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ना वो कॉस्ट को ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरह और भी चीज़ें हैं जैसे एक्टिविटी क्वांटिटी प्लानिंग है, कैपेसिटी प्लानिंग है, आउटपुट प्लानिंग है, स्केजुअल एक्टिविटी है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम इक्वलेंस नंबर प्लानिंग ले लेते हैं ताकि जब हम प्लानिंग में जाएं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई रेशो डिफाइन कर देंगे दो एक्टिविटीज़ के दरमियान कि भाई ऐसे करो कि 2/1 की रेशो कर लेते हैं या 3/4 की रेशो कर लेते हैं या 5/10 की रेशो कर लेते हैं, यानी कि इस तरह की कोई डिफाइन कर देंगे तो उसकी बेस पे वो फिर कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगी। ये हो गया। और इसको करने के बाद हमें यहाँ पे सिलेक्शन फॉर रूल्स के अंदर आ जाते हैं, यानी कि इसके अंदर हमें बताना पड़ता है, सिर्फ इसके अंदर हमें ये बताना है कि वर्जन कौन सा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है वर्जन। नॉर्मली आप इसको ब्लैंक रख लें या ज़ीरो डाल दें, एक ही बात है। बहुत सारे वर्जन बने हुए हैं। यहाँ पे मैं अपना कंट्रोलिंग एरिया अगर ले लूँ तो हमारे पास 3 वर्जन है। एक्चुअल के लिए क्या है, हमारा 0 वर्जन ही है। बाकी अच्छा बाकी भी हैं, बाकी लेकिन उनके अंदर प्लानिंग नहीं है। तो चूंकि हमने प्लानिंग भी करनी है और एक्चुअल भी काम करना है तो हमें दोनों के लिए फिर हमें 0 ही लेना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसी मतलब एक मुश्किल बात नहीं। पहले हमने स्प्लिटिंग रूल के अंदर गए, वहाँ पे हमने स्प्लिटिंग रूल बनाया, उसको हमने एक मेथड असाइन कर दिया और फिर हमने यहाँ पे आके सिलेक्शन फॉर रूल्स के अंदर जाके वर्जन असाइन कर दिया। अब हम आ जाते हैं स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर में आते हैं, यहाँ पे हम न्यू एंट्री करेंगे, कोई दे देते हैं आप स्ट्रक्चर का नाम दे दें 1 2 दो करेक्टर है तो हम दे देते हैं, चले जी 1 2 कर लेते हैं। आप Z1 Z2 Z3 जो नंबर से करना चाहे तो कर लो। स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर 1 2, ये स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब वो कह रहा है कि असाइनमेंट के अंदर असाइन करें इसको, ये जो स्प्लिटिंग रूल है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और असाइनमेंट में जाते हैं और न्यू एंट्री। असाइनमेंट में कुछ भी आप नाम दे दें, ABCD 1 2 3 कुछ भी दे दें, तो मैं Z1 ही दे दूँ। चलें इधर ही दे देते हैं Z1 और यहाँ पे हम दे देते हैं असाइनमेंट का कोई नाम, देखते हैं असाइनमेंट Z1। और यहाँ पे हम जो अभी हमने रूल बनाए हैं उनमें से हमारा रूल जो था वो क्या था, 1 2 1 1, ये वाला, ये हम इसको असाइन कर दें। ये हो गया। और अब हम इसके अंदर जाके बताएंगे कि किस किस सोर्स कॉस्ट सेंटर की कौन कौन सी चीज़ों को हमने ट्रांसफ़र करना है या एलोकेशन के अंदर लेके जाना है या स्प्लिट करना है। तो सिलेक्शन फॉर असाइनमेंट में हम आ जाते हैं, न्यू एंट्री। अब देखिए यहाँ पे दो ही चीज़ें, कॉस्ट एलिमेंट और एक्टिविटी टाइप।
फ्रॉम एंड टू या तो रेंज दे दें या फिर ग्रुप दे दें। तो हमने एक्टिविटी का तो हमने अभी एक ग्रुप भी बनाया था, तो वो हम ये 1211 के नाम से दे देते हैं। अब कॉस्ट एलिमेंट की बात आ गई, तो अब हमें ये देखना है कि FS00 के अंदर हमने ये जो हमारा QC डिपार्टमेंट है, क्वालिटी इंश्योरेंस वाला QA डिपार्टमेंट जो है, इसके किन किन GL के अंदर जो है वो हमने एक्सपेंस बुक करने हैं। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि जी हम सैलरी के अंदर बुक कर लेते हैं, और इसी तरह फर्स्ट कर लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो डिफरेंट हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका भी कोई ग्रुप बनाना पड़ेगा, कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो हम कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप एक बना लेते हैं। तो हम जाएंगे अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, कॉस्ट एलिमेंट, अकाउंटिंग, मास्टर डाटा और कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप KAH1। तो हम ये कोई लिख देते हैं कि ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, और हम इसके नीचे अब असाइन कर देते हैं आपके कॉस्ट एलिमेंट। एक हमारा है 400300, 400300, और एक हम ले लेते हैं 400306। ये हो गया, इसको हम बंद करते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। चले इसको रहने देते हैं, ये फिर ज़रूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे हम वो ग्रुप जो है वो जो अभी हमने बनाया वो हम यहाँ पे असाइन करते हैं। तो देखिए सप्लिटिंग कोई मुश्किल नहीं है, आपने सप्लिटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है बनाना। सप्लिटिंग रूल के अंदर जाके आपने क्या किया, आपने एक रूल बना लिया कि भाई पैसे हमने ट्रांसफर कैसे करने हैं, जो कॉस्ट है उसको ट्रांसफर कैसे करने हैं। हमने कह दिया 21, यानी कि इक्वलेंस नंबर आपको, या हम कोई एक रेशियो देंगे उसकी बेस पे तुम ट्रांसफर कर देना। फिर सप्लिटिंग स्ट्रक्चर में आ गया, हम एक बनाया, एक कोड बनाया, और उसको हमने वो फिर अपना जो है रूल जो थे सब ये जो है सप्लिटिंग रूल वो असाइन किया। और इसके अंदर हमने बता दिया कि जो हमारा सोर्स होगा यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होगा, उसकी जो कॉस्ट एलिमेंट है वो कौन कौन से होंगे जो ट्रांसफर करने हैं, और एक्टिविटी टाइप कौन कौन सी होंगी जिसकी बेस के ऊपर हमने जो है आगे ट्रांसफर करना है। तो ये हो गया सेव। इसके बाद क्या है, असाइन सप्लिटिंग स्ट्रक्चर, असाइन करते हैं इसको कॉस्ट सेंटर। तो ये हमारा कॉस्ट सेंटर जो है वो कौन सा था, ये वाला कॉस्ट सेंटर, ठीक है, उसने सही हाईलाइट किया हुआ है इसको। 12112005 ऑल वर्जन्स और फिस्कल ईयर 2026, और ऊपर चेंज का बटन दबाओ। अब देखें दो सप्लिटिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक ये वाला 1-2 जो अभी मैंने बनाया है, एक ये पहले का जो एसएपी की तरफ से प्री डिलीवर्ड आया YA। तो हमने क्या करना है कि हमने ये नीचे हमारे कॉस्ट सेंटर्स आ रहे हैं जो कि हमने दिए हैं, तो हमने इस कॉस्ट सेंटर को सेलेक्ट करना है, और हमने किसको असाइन करना है, 1-2 को असाइन करना है। तो आप 1-2 के ऊपर एक दफ़ा कर्सर रख दें, और ऊपर एक असाइन का बटन आ रहा है, इसको दबा दें। तो अब आप देखें यहाँ से वो कॉस्ट सेंटर गायब हो गया, और ये सब प्लस का साइन बन गया। अब ये देखें इसके नीचे ये कॉस्ट सेंटर आ गया, इट मीन्स दैट दिस कॉस्ट सेंटर इज असाइंड टू दिस सप्लिटिंग स्ट्रक्चर। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कल को अगर फर्ज कर लें मैं कहता हूं कि मुझे ये कॉस्ट सेंटर नहीं असाइन करना था, बल्कि मुझे कोई और कॉस्ट सेंटर असाइन करना था, अब इसको मैं कैसे असाइन करूंगा। फर्ज करें मैं इसके पीछे जाता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं यार इसको तो मुझे 1006 कॉस्ट सेंटर असाइन करना है, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा जी 4 कर लेते हैं 04। मैं कहता हूँ ये वाला कॉस्ट सेंटर जो है वो मैंने असाइन करना था इसके साथ। अच्छा वो उसको नहीं करना, बल्कि मुझे उस कॉस्ट सेंटर को वहां से हटाना था। सिंपल, मुझे ये वाला कॉस्ट सेंटर यहाँ से रिमूव करना है। तो इसमें मैं काफ़ी बात मतलब इस चीज़ को एक्सप्लोर करने में टाइम लग गया कि देखें यहाँ पे कोई आपको डिलीट या अनअसाइन या कोई ऐसी चीज़ जो है वो यहाँ पे ऐसे बटन नहीं मिलेंगे। ना ही आपको यहाँ पे देखें डिस्प्ले से प्रिंट
एडिट में भी सेलेक्ट ऑल, असाइन, असाइन मिलेगा, डिलीट या वो नहीं मिलेगा। गो टू में भी कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा में भी नहीं है, सिस्टम में तो खैर होता ही नहीं। तो इसका एक तरीका जो SAP बताता है वो कहता है कि आप वही वाला जो प्रोसेस अभी हमने किया था वही दोबारा करेंगे। आप इस कॉस्ट सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के तो किस पे, हम यहाँ पे नॉन असाइंड के अंदर लेके आना है। तो आपने इसको सेलेक्ट किया और ये नॉन असाइंड वाली सफ़ेद लाइन को टिक करें और ये ऊपर असाइन का बटन दबा दें। अब देखिए वो यहाँ से उतर के तो इधर आ गया। तो अब मेरे ये वाला जो सप्लिटिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर से वो वाला कॉस्ट सेंटर रिमूव हो गया। तो एक्चुअली रिमूव नहीं हुआ बल्कि वो डी असाइन होकर नई न्यू असाइनमेंट होगी, लेकिन हमारा पर्पज उससे सर्व हो गया। तो हम इसको दोबारा असाइन कर देते हैं। तो वो एक चीज़ थी जो मैंने कहा आपको शेयर कर दूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे और असाइन का बटन दबा देंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया और ये देखें ये इसके नीचे आ गया। तो हमने सप्लिटिंग स्ट्रक्चर बना लिया और उसको हमने कॉस्ट सेंटर असाइन कर दिया। एक कॉन्फ़िगरेशन हमारी मुकम्मल होगी। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये ओके हो गया। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन साइकिल। बिल्कुल उसी तरह की शक्ल होगी जिस तरह की हमने पहले बनाई हुई है। तो यहाँ पे आ जाएंगे ये इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन और इसमें आ जाएंगे हम डिफाइन इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन। ये ऊपर वो कोई उसके डिटरमिन सेंटर रिसीवर कैटेगरी, ये तो हमने पहले ही देख लिया कैटेगरी। डिफाइन एक्टिविटी टाइप, ये एक्टिविटी टाइप बनाने की है वही KL01। यहाँ पे हम ये बनाते हैं क्रिएट एक्चुअल इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन। ये देखें उसी तरह उसकी शक्ल आ गई जैसे कि असेसमेंट का साइकिल बनाते हैं या कुछ ऐसे के। और KSC1, तो इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट का लेके 1211-1 और 0101-2026। दिस साइकिल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। अच्छा ये पहले कहीं बना हुआ है ये भी। अच्छा वो डिस्ट्रीब्यूशन और असेसमेंट, असल में SAP के अंदर जितने भी साइकिल हैं, हाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन का साइकिल हो, असेसमेंट के साइकिल हो, पीरियोडिक एलोकेशन के साइकिल हो, इनडायरेक्ट एक्टिविटी के साइकिल हो, पीछे डेटाबेस एक ही टेबल है जिसके अंदर ये सेव होते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि जो नंबर आपने उधर असाइन कर लिया वो यहाँ पे भी यूज़ करें, ऐसा नहीं होगा। अगरचे यहाँ से आप फाइंड करें तो हो सकता है शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन वो उस टेबल के अंदर उसकी रिपीटेड एंट्री हो रही होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्यू लिख देते हैं, यानी कि क्वालिटी शोज। चलिए क्वालिटी शोज, यहाँ पे हम डेट चेंज करेंगे क्योंकि ये बहुत बार बार हमसे ये मिस हो जाती है। सेव। अब हम आ जाते हैं अटैच सेगमेंट और 1211-Q और एलोकेशन QA। अच्छा अब जो हमने, अब हम क्या कर रहे हैं कि एलोकेशन बना रहे हैं कि इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन, यानी कि आपने इस कॉस्ट सेंटर से कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके ऊपर, इन 3 डिपार्टमेंट के ऊपर। किस बेसिस के ऊपर, उनके नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर। और नंबर ऑफ आइटम्स SAP के अंदर क्या बनेंगे, स्टैटिस्टिकल की फिगर। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या लेना है, वेरिएबल पोर्शन, और यहाँ से आपने ले लेना है एक्चुअल स्टैटिस्टिकल की फिगर। ठीक है, तो जो आपने एक्चुअल स्टैटिस्टिकल की फिगर असाइन किए होंगे सिस्टम के अंदर, उसकी बेस के ऊपर वो कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि इसको कहते हैं इनडायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ द कॉस्ट या इनडायरेक्टली एलोकेशन। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सेंटर रिसीवर। तो सेंटर हमारा कॉस्ट सेंटर कौन सा है, वो हमारा ये वाला कॉस्ट सेंटर है, सेंटर वाला ये।
और यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपने ट्रांसफ़र करनी है। तो वो हमने यहाँ पे उसका ग्रुप जो हमने बनाया था वो हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं, ये आ गया। अब ये यहाँ पे रिसीवर में पूछ रहा है कि कॉस्ट रिसीव करने वाले कौन से कॉस्ट सेंटर हैं, तो वो हमारे 2 से लेकर 4 तक है। तो 2 से लेकर 4 तक अगर आप चाहें तो बेशक इसका भी कोई एक आध ग्रुप बना के यहाँ पे असाइन कर दें, वो कोई नहीं ऐसा मसला। अगर ये इनकी सीरियल नंबर जो है ना वो डिफरेंट होगी तो फिर आप ये भी कर सकते हैं। रिसीवर ट्रेसिंग फैक्टर के अंदर क्या होगा, देखते हैं कि वो क्या कह रहा है कि जिसने लेने हैं पैसे, जिसने कॉस्ट लेनी है, उसके पास रिसीवर ट्रेसिंग फैक्टर क्या है। क्या जिन्होंने लेनी है उन्होंने एक्टिविटी टाइप की बेस पे लेनी है या अपने स्टैटिस्टिकल की फिगर की बेस पे लेनी है। तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपने स्टैटिस्टिकल की फिगर यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर लेनी है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स देखते हैं कि हमने कोई स्टैटिस्टिकल की फिगर बनाया हुआ है। लोगों के अंदर हमने बनाया हुआ एम्प्लॉय, हम एक बना लेते हैं स्टैटिस्टिकल की फिगर आइटम के लिए। स्टैटिस्टिकल की फिगर के लिए अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, मास्टर डाटा और स्टैटिस्टिकल की फिगर इंडिविजुअल प्रोसेसिंग और केक के 01। अच्छा जी, हम आइटम के नाम से बना लेते हैं एक, और नंबर ऑफ आइटम्स, और ये ईच होगा। और ये चूंकि हर महीने चेंज होते रहेंगे, कभी 100 बना लिया, कभी 200 बना लिया, कभी 210 बना लिया, तो हम टोटल वैल्यू ले लेते हैं, फिक्स वैल्यू नहीं लेते हैं। और सेव। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल की फिगर वो डाल देंगे जिसकी बेस पे उन्होंने कॉस्ट लेनी है। ये टैब कौन सी है, रिसीवर ट्रेसिंग फैक्टर। रिसीवर के जो कॉस्ट सेंटर हैं उन्होंने किस बेस के ऊपर लेनी है, तो यहाँ पे हम उनका आइटम लिखेंगे। रिसीवर वेटिंग फैक्टर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑफ कोर्स तीनों कॉस्ट सेंटर है तो वो जो भी रेशो बनती होगी वो उनको लेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, वो बिल्कुल सिंपल सा है, जस्ट लाइक असेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और ये वो। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन का जो है वो साइकिल बना दिया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारी प्लेट में क्या है। हमने इसको कर दिया ख़त्म। नेक्स्ट है प्राइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें प्राइस प्राइमरी कॉस्ट कंपोनेंट स्प्लिट स्ट्रक्चर को वो बनाना है। इसको कैंसिल किया। तो इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन के अंदर ही अगर आप देखें, ये सारा काम क्या कहाँ पे हम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन के अंदर। अब यहाँ पे देखें, ये आ रहा है प्राइस कैलकुलेशन। ठीक है, पहले हमने सप्लिटिंग स्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन का एक साइकिल बनाया। अब हम आ जाते हैं प्राइस कैलकुलेशन के ऊपर, कि जो हमें प्राइस कैलकुलेट करनी है, जिसके अंदर जाके फिर हमें शायद मंथ एंड के ऊपर कोई वेरिएंस भी कैलकुलेट करना पड़े, तो वो हम कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, वो कह रहे हैं कि डिफाइन कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम आ जाएंगे, ये अगर आप इसमें भी देखेंगे तो डिफाइन कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर, टी कोड वही जो हमने एक्सेल फाइल में लिखा हुआ है, OKTZ, ये देखें आप टॉप राइट पे, तो ये आएगा। और ये वही स्क्रीन है जो कि हम नेक्स्ट आने वाले दिनों में जब हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग करेंगे तो उसमें ये एक प्राइमरी उसका यानी कि इम्पोर्टेंस है कि इसके बगैर आप प्रोडक्ट कॉस्टिंग नहीं चला सकते, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग नहीं चला सकते, तो ये बनाना पड़ता है। हमने क्या बात की थी कि दोनों का सेम ही है, एक ही टी कोड है, लेकिन एक चेक बॉक्स है। अगर मैं ये वाला प्राइमरी कॉस्ट कंपोनेंट स्प्लिट, ये चेक बॉक्स किसी को भी मैं टिक कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी कॉस्ट कंपोनेंट स्प्लिट स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि हम प्राइस कैलकुलेशन के लिए नॉर्मली कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं अनटिक कर दूं तो वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए यूज़ होगा। तो मैं एक नया बना लेता हूँ, देखते हैं कैसे बनाते हैं। फर्स्ट कर लें कि मैं 1-2 के नाम से बना लेता हूँ। अभी आप इसको एक्टिव टिक नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे ना हो जाता है, ये नहीं है कि नहीं होता, हो जाता है, लेकिन यूं ही आप इधर जाके कोई चेंज करेंगे ना तो एक्टिव डिसेबल हो जाता है, वो हट जाता है।
तो बेहतर ये होता है कि जब आप आखिरी फाइनल सेव का बटन दबाएं ना, उस वक्त आके इसको आप टिक कर दें। इसको हम टिक कर लेते हैं क्योंकि ये प्राइमरी कॉस्ट का, बेशक इसको बाद में भी टिक कर सकते हैं। तो प्राइमरी कॉस्ट कंपोनेंट स्प्लिट QA डिपार्टमेंट है हमारा उसके लिए। अब इसकी मजीद हम बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो तो हम उसमें भी कर लेंगे प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे आप देखते जाते हैं कि यहाँ पे हमने इसको कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है। इसको हमने सेलेक्ट किया। अब वो कह रहा है कि कॉस्ट कंपोनेंट विद एट्रीब्यूट, यानी कि ये तो आपने बता दिया कि ये एक स्ट्रक्चर है, स्प्लिट स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से GLs होंगे जिनको आपने करना है स्प्लिटिंग। तो हम बना लेते हैं ये, और हम करते हैं न्यू एंट्री, और हम यहाँ पे हमारा जो स्प्लिट अभी हमने जो बनाया है वो क्या था, उसका नाम 12। अब हम उसका एक कंपोनेंट बनाते हैं। फर्स्ट करें उसका नाम हम रख देते हैं 10, और हम नाम रखते हैं सैलरी। ये सारी विंडो के अंदर हम सैलरी को स्प्लिट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब ये एक बहुत लंबी बहस शुरू हो जाएगी कि वो जो है कि क्या उसका तल्लक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या क्या चीज़ करनी है आपने, और इन्वेंट्री के अंदर वो वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है। नॉर्मली जैसे है आप इसको उसी तरह ही रहने दें, ठीक है। बस आप यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर, और ये सारी उसी से ही रिलेट कर रही हैं। अभी हमारा सिंपल है, जो कि एक इन चीज़ों की जैसे सेटिंग है वैसे ही रहने देते हैं। तो एक हमने बना लिया सैलरी सेव, और एक और जो है वो हम कॉस्ट कंपोनेंट एट्रीब्यूट बना लेते हैं। न्यू एंट्री करेंगे तो हम एक स्टेप बैक पे आ जाते हैं। ये हो गया, और एक और न्यू एंट्री कर लेते हैं या कॉपी कर लें, कोई एक ही बात है। अच्छा, ये हमारा हो गया कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर। तो 12 होगा, पहले हमने 10 लिया था, अब हम ले लेते हैं 20। तो अब हम ले लेते हैं, हमारा GL कौन सा था उसके साथ, रेंट नहीं, एक सैलरी था, और एक हमने लिया था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इसको हमने सेव किया। अच्छा, अब अगर हम एक स्टेप बैक पे जाएं, एक्चुअली ये जो हमारे ये हमने इसके ये कंपोनेंट बना लिए हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कि आपके जो एक्चुअल जनरल लेजर है वो आपने इनको असाइन करने हैं। तो हम अब इसको सेलेक्ट करते हैं सैलरी वाले को, तो अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट कॉस्ट कंपोनेंट कॉस्ट एलिमेंट इंटरवल। हमने इसको कॉस्ट एलिमेंट असाइन करते हैं। न्यू एंट्री कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर तो हमारा हो गया 12, और चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा हो गया लोगो, और यहाँ पे हमने हम सैलरी का जो GL है वो देना है। तो हमारा सैलरी का जो GL है 400300 4 सॉरी 400300। और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि उसका कौन सा वो कंपोनेंट कौन सा है जिसके अंदर आपने असाइन कर, तो वो हमारा कौन सा था 10 नंबर। इसी तरह हमारा दूसरा जो था इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। चाहे तो आप बैक से जाके दोबारा सेलेक्ट करके भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही बात है। 12 हमारा मेन कंपोनेंट हो गया, चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा ये हो गया, और जर्नल लेजर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्या है 400306, और ये आएगा 20 के अंदर या। तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा जो है वो कॉस्ट आफ्टर अकाउंटिंग या प्राइमरी कॉस्ट कंपोनेंट स्प्लिट के लिए इससे ज़्यादा हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाकी चीज़ें सारी एडिटिव कॉस्ट और ट्रांसफर स्ट्रक्चर कॉस्ट कंपोनेंट व्यू वगैरह ये सारे हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर करेंगे। बस अब हमने क्या करना है, इसको भी टिक कर लेना है और इसको भी टिक कर लेना है कि ये भी एक्टिव हो जाए। तो अब आप यहाँ से निकलेंगे तो अब आप देख लेंगे ये आपका बन गया, ये एक्टिव भी हो गया, और आपने इसको भी टिक कर दिया ताकि ये पता चल जाए
प्राइमरी कॉस्ट कंपोनेंट स्प्लिट। तो अब हम देखते हैं कि एक्सेल में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन हमने मुकम्मल कर ली। ये जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन हमने किए हैं, सेपरेटिंग स्ट्रक्चर, इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन साइकिल और प्राइमरी प्राइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने प्राइमरी कॉस्ट कंपोनेंट स्प्लिट स्ट्रक्चर जो है ये जो हमने डिफाइन किया। इसके लिए कोई आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। चलें ठीक है। अब हम आ जाते हैं मास्टर ट्रांजैक्शनल डाटा की तरफ कि क्या क्या करना है। अब देखें, हमने इसके लिए टाइप सेलेक्ट की है, ये वाला। अभी हम जो है ना वो कर रहे हैं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारी जो भी एक्टिविटीज़ बनी है वो इस कैटेगरी के साथ बनी। इसका मतलब ये हुआ कि मैनुअल एंट्री, इसका मतलब है कि हमें इस कॉस्ट सेंटर को मैनुअली बताना है कि टोटल जो है वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो तुमने मीन्स के काम करने हैं उसके ऊपर। तो ये क्या है, ये प्लानिंग करनी है, हमें प्लान में उसको बताना है। तो प्लानिंग के लिए जो है बाहर आ जाते हैं। प्लानिंग के अंदर अगर हम आए, कॉस्ट सेंटर काउंटिंग और एक्टिविटी प्लानिंग करनी है हमें। हर एक्टिविटी के अगेंस्ट बताना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ना इसने इस्तेमाल करनी। तो कॉस्ट, ये एक्टिविटी आउटपुट प्राइसेस KP26। तो हम साथ साथ स्टेप्स जो है ना वो साथ लिखते जाते हैं, ताकि हमें, जैसे हमने ये कॉन्फ़िगरेशन के किए तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि क्या क्या काम करना है। अच्छा, अब हो गया हमारा इसको हम सीधा सीधा लिख लेते हैं, SAP इजी एक्सेस में। तो सबसे पहले हमने KP26 के अंदर मैनुअली जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो असाइन करने हैं टू सोर्स कॉस्ट सेंटर। अच्छा, KP26 आ गया। वर्जन हमारा 0, पीरियड हमारा इस वक्त चल रहा है जुलाई 7वां से 7वां, और कॉस्ट सेंटर है हमारा ये आ गया 1211205। और एक्टिविटी टाइप के लिए हमने वो एक ग्रुप जो बनाया था, क्या था, 1211 यही था। अगर आप चाहें तो वो एक्टिविटी टाइप की रेंज 1001 से लेकर यहाँ तक भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर आपने जो ग्रुप बनाया वो दे दें। फॉर्म बेस सेलेक्ट कर लें और ओवरव्यू स्किप। अब देखिए, यहाँ पे प्लान एक्टिविटी की फील्ड अनेबल है। जब मैं कोई ऐसी एक्टिविटी बनाऊंगा जिसको मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन लिख लूँ, यानी कि सेलेक्ट करूँ टू, तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे ये वाली फील्ड जो होगी प्लान एक्टिविटी की वो डिसेबल हो जाएगी, वो ग्रे मोड में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं मैनुअल एंट्री उसको अलाउ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो कहाँ से करे, वो कहीं और से इनडायरेक्टली तौर पे डिटरमिन करेगा सिस्टम। यानी कि जो लास्ट जो सेंडर की जो क्वांटिटी, जो रिसीवर की क्वांटिटी है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, वो एक्चुअली टोटल ऑफ जो है वो इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन यहाँ पे आ रहा है। तो उस सूरत में वो अलाउ करता है, यहाँ पे अलाउ नहीं करता। इन जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं तो 3 मैनुअल एंट्री, तो मुझे यहाँ पे मैनुअली अपने हाथ से लिख के बताना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्लान हैं, कि हमने सोचा हुआ है कि तुमने 3 डिपार्टमेंट के टोटल कितने करने हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि वो कितने हैं, 300 500 400, वो हो गए 1200। अब यहाँ पे ये दो एक्टिविटीज यहाँ पे आ रही, इसने भी और इसने भी, दोनों ने 1200 यूनिट्स के ऊपर काम करना है। यहाँ पे देख लेते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, किस तरह से करेगा। तो इसमें अगर आप देखें, ये जो 1200 है, तो हम कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वैसे ये नॉर्मली उस सूरत में ज़्यादा काम करता है कि अगर हम पूरी, यानी कि यहाँ पे पीरियड देते हैं ना 1 से लेकर 12 तक, और यहाँ पे हम जो भी क्वांटिटी दे दें तो वो पूरे पीरियड के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे अच्छा अभी तो नहीं होगा, वो एक दफ़ा सेव कर लें तो फिर आप देखते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि जब हम स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे, ये उसमें हमने कहा था कि इक्वलेंस नंबर
कि बेस के ऊपर कॉस्ट जो है वो इन दो एक्टिविटी से एलोकेट हो जाए, स्प्लिट हो जाए इन तीन कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर। स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये पहले कहा था कि इक्वलेंस नंबर के ऊपर हो। अब आप यहाँ पे देखें, ये एक कॉलम आ रहा है इक्वलेंस नंबर का, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी रेशो डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि इसको 2:5, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी क्वांटिटी बनेगी, जो भी वैल्यू बनेगी, अमाउंट बनेगी, उसके दो हिस्से जो होंगे वो इसको मिल जाए, इस एक्टिविटी की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जो भी कॉस्ट बनेगी इस एक्टिविटी की 1002 वो उसका 5वां हिस्सा जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होके आगे चला जाएगा। तो ये जैसे आप चाहें आप लोग कर लें, हम इसको आसानी के तौर पे 1:2 कर लेते हैं, यानी कि 1 और 2 यानी कि उसका डबल जो है, ताकि हमें फिर कैलकुलेशन में आसान। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और चीज देखें, हमने क्या कहा कि प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी या कॉस्ट वो कैसे होगी, इनडायरेक्ट एलोकेशन। ऑफ कोर्स जब कॉस्ट इनडायरेक्ट एलोकेट हो रही है तो प्राइस भी तो फिर इनडायरेक्ट ही कैलकुलेट होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कॉस्ट पहले चली जाए या कॉस्ट बाद में जाए तो फिर प्राइस कैलकुलेट हो। जब इनडायरेक्ट एलोकेशन है तो इसका मतलब है कि प्राइस भी इनडायरेक्टली तौर पे कैलकुलेट होगी। तो आपने यहाँ पे प्राइस को मेंशन नहीं करना। एट द एंड हम देखेंगे कि सिस्टम प्राइस पर यूनिट जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके ले आएगा वो फिक्स प्राइस के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि वो प्राइस पर यूनिट ना करे बल्कि प्राइस पर 10 यूनिट करे, तो आप यहाँ पे 10 लिख दें, इधर 10 लिख दें। तो अब जब सिस्टम कैलकुलेट करेगा तो जो भी उसकी प्राइस नजर आएगी वो प्राइस पर 10 यूनिट आ जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है हम प्राइस पर यूनिट लिख लेते हैं ताकि हम वो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, कि देख लेंगे कि उसने सही की है कि नहीं की। वैसे तो सही करेगा वो। तो आप यहाँ पे प्राइस पर यूनिट भी कर सकते हैं, करेंगे, और यहाँ पे सिस्टम खुद ब खुद करेगा। और अगर आपको याद हो कि जो हमने एक्टिविटी बनाई थी ये वाली 1001 और 1002 जो कि अभी हमने ये है, तो इसको हमने कौन सी टाइप असाइन की थी? 3, मैनुअल एंट्री में इनडायरेक्ट एलोकेशन। तो वही यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये टाइप यहाँ पे भी आ रही है, ये मैनुअल एंट्री इनडायरेक्ट एलोकेशन। और ये याद रखें कि जब मैं यहाँ पे आप कोई भी ये वैल्यू एक दफ़ा डाल के सेव कर देंगे तो फिर आप ये चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। इवन कि आप मास्टर डाटा में भी जाके चेंज करेंगे तो वो भी यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल डाटा है और ये ट्रांजैक्शन अपने साथ इस वैल्यू को लेके बैकएंड टेबल पे जाके सेव हो जाएगा, फिर इसका मास्टर डाटा के साथ तल्लक नहीं रहता। हाँ, अगले साल के लिए जब मैं अगर फर्ज करें 2027 लिखूंगा, फिर मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फॉर 1 ईयर यू कैन नॉट चेंज। अभी देखें, मैं जब इसको सेव का बटन दबा देता हूँ, पोस्ट, अब मैं फर्ज करें किसी और महीने में आ जाता, कुछ और मैंने काम करना है 8वें महीने में, और ईयर सेम है, ओवरव्यू में जाऊंगा अगर, अब देखें ये एक्टिविटी टाइप और एलोकेशन कॉस्ट सेंटर जो है, कॉस्ट एलिमेंट, वो प्राइमरी वो सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, वो क्या हो गया? ग्रे हो गया। अब ये चेंज नहीं कर सकते। इवन क्या KL02 यानी कि एक्टिविटी के मास्टर डाटा में भी चेंज करेंगे, वो इन एक्टिविटीज के लिए 2026 के लिए नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं पीछे जाता हूँ और ईयर चेंज कर दूँ KP26 के अंदर, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट करें 2027 लिखूँ, ठीक है, और अब मैं अगर ओवरव्यू स्क्रीन में जाता हूँ, अब आप देखें फिर अनेबल हो गया। तो 1 साल के लिए जब आप पहली एंट्री कर देंगे तो फिर आप चेंज नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर आप उसको रिवर्स कर दें या डिलीट कर दें, ठीक है, तो फिर आप कर सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं, कर देंगे। और डिलीशन का भी वो इसी स्क्रीन में ऊपर बटन बना हुआ है। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया, KP26 के अंदर हमने एक मैनुअली जो है वो कर दी अमाउंट नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, एक जो प्लान फिगर है वो हम डालते हैं। एक क्वेश्चन था, जी जी अभी आपने जितना बताया कि इसको डिलीट कर सकते हैं और हम पीरियड वाइज इसमें जो ट्रांजैक्शनल डाटा की बात कर रहे हैं, अभी हम 2026 में ही हैं, तो क्या वो पूरे पीरियड को डिलीट करेंगे या हम स्पेसिफिक कुछ एंट्रीज को डिलीट करेंगे? इसमें सपोज हम 2026 में हैं और हमने कॉस्ट एलिमेंट वगैरह दे दिए जिसमें अभी आपने बताया डिलीशन का,
तो डिलीशन किस बेस पे होगी? जो आप एंट्री सेलेक्ट करेंगे एक पीरियड की, क्योंकि डेट तो इसमें है नहीं, हम्म। पीरियड है, तो जो 7वें पीरियड की एंट्री आप अंदर आएंगे तो ये जो एंट्री आपने यहाँ पे लिखी हुई होगी वो ठीक आप है, उसको डिलीट कर दें। उस लाइन को इनके सेलेक्ट हाँ करेंगे, आप बिल्कुल, आप लाइन को इस लाइन को अपने- सेलेक्ट करें और ये ऊपर ठीक है, डिलीट है तो वो उसको डिलीट कर दें। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह हम देख लें 2026 में हमारा डाटा तो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने प्लान फिगर डाल दी मैनुअली। अब हमने प्लानिंग करनी है, यानी कि हमने ये वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, जनरल लेजर है, रेंट की जगह पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इधर हम उसके जो जनरल लेजर है वो लिख देते हैं 400300 400300 और 400306। ये हो गया, ये हमारे आगे कॉस्ट एलिमेंट या फिर जनरल लेजर। तो अब हम ये प्लान फिगर जो है ना, ये वाली ये हम डालते हैं। जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जो कॉस्ट सेंटर प्लानिंग है उसके लिए जो टी कोड है वो क्या है, KP06, कॉस्ट सेंटर प्लानिंग विद कॉस्ट एलिमेंट, और एक्टिविटी ऑप्शनल है इसमें। अगर आप चाहें तो एक्टिविटी को जब ऐड कर देंगे फिर क्या होगा, फिर एक्टिविटी डिपेंडेंट हो जाएगी, हमने एक्टिविटी डिपेंडेंट नहीं करनी। तो KP06 उसी तरह की स्क्रीन जैसे अभी हमने देखी, हमारा कॉस्ट सेंटर ये आ गया जो है, लेकिन हमने यहाँ पे 205 में, ठीक है 205, लेकिन अब यहाँ पे हम एक्टिविटी में कुछ भी नहीं डालेंगे, एक्टिविटी का ग्रुप हटा देंगे ताकि हमारा एक्टिविटी इंडिपेंडेंट जो है ना वो हम चाह रहे हैं। यहाँ पे हम ये कॉस्ट एलिमेंट के हम ये दो कॉस्ट एलिमेंट डाल देते हैं कि ठीक है हम इसके ऊपर कैलकुलेट करना है, चार्ज करनी है कॉस्ट। ओवरव्यू फॉर्म बेस को सेलेक्ट कर लें और ओवरव्यू। अब हम यहाँ पे प्लान फिक्स कॉस्ट जो है ना वो हम डाल देते हैं, मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इसको 2 लाख दे देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 1 लाख रुपया, और इसको 1 लाख, ये आपने प्लान फिक्स कॉस्ट जो है ना वो आपने कर दी। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो वो बेहतर है कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो आप कर दें यहाँ पे 1। अब हमने प्लानिंग के लिहाज से अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया। अब हमने जो भी चीज़ें कन्फिगर की हुई थी वो साइकिल हम चलाएंगे। हम सपरेटिंग स्ट्रक्चर चलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन साइकिल चलाएंगे, और फिर प्राइस को देखेंगे कि वो कैलकुलेट सिस्टम कैसे करता है। प्लानिंग की, अभी हम प्लान की बात कर रहे हैं, फिर हम एक्चुअल की बात करेंगे, फिर हम वेरियंस कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि वेरियंस सिस्टम एडजस्ट कैसे करता है। अभी हम प्लानिंग करते हैं। अभी हमने कॉस्ट भी डाल दी, प्लान कॉस्ट भी डाल दी और प्लान क्वांटिटी भी डाल दी। अब हम आ जाते हैं, रहेंगे हम ये प्लानिंग के फोल्डर में ही, इजी एक्सेस मेन्यू में। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एलोकेशन के अंदर। एलोकेशन के अंदर जो है हमने ये स्प्लिटिंग चलानी है और उसके बाद प्राइस कैलकुलेशन जो है ना वो हम चलाएंगे। तो पहले हम स्प्लिटिंग देखते हैं, KSS4, स्प्लिटिंग ऑफ प्लान कॉस्ट। अब आपके जेन में वो कॉस्ट जो वो स्ट्रक्चर होना चाहिए जो अभी हमने कॉन्फ़िगर किया था, कि हमने कहा था कि सोर्स वाले कॉस्ट सेंटर से इक्वलेंस नंबर के ऊपर जो है वो कॉस्ट ट्रांसफर करो। यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर दे दिया 0 वर्जन, पीरियड 7, फिजिकल ईयर और टेस्ट काउंट। अब आप देखें
हमारी एक्टिविटी टाइप है 10001 और 10002 और ये हमारा कॉस्ट सेंटर आ गया और उसको वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक ये ट्रांसफ़र करेगा 1,00,000 रुपया और ये 2,00,000 रुपये यानी कि टोटल 3,00,000 रुपये। अब आप देखना चाहते हैं कि इसने कॉस्ट एलिमेंट के कौन कौन से कॉस्ट एलिमेंट के ऊपर किया है। ये तो उसने कह दिया कि ये कैसे उसने 1,00,000 और 2,00,000 किया, इसने किया उसके ऊपर इक्वलेंस नंबर के ऊपर। हमने कहा था कि 1:2, ठीक है, यानी कि अगर किसी को 1,00,000 मिले तो दूसरे को 2,00,000 मिलेगा, अगर हम एक को 4,00,000 मिल रहा है तो दूसरे को 8,00,000 मिलेगा, इसीलिए 1,00,000 मिला और एक को 2,00,000 मिल गया। ऐसे हमने यहाँ पे भी अमाउंट 2,00,000 और 1,00,000 लिए, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमें और ज़्यादा अच्छी, अभी वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वही है। KP06 में जाएंगे, KP06 में और ओवरव्यू में हम जानते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं, फर्ज करें 4,00,000 और इधर हम कर लेते हैं 2,00,000, 1,00,000 कर लेते हैं, 1,00,000। तो टोटल हो गया 4 जमा 1 5,00,000। अब हम स्प्लिटिंग चलाते हैं KSS4 टेस्ट रन। अब देखें उसने 5,00,000 को उसमें उसने एक को एक हिस्सा दिया और एक को 2 हिस्से दे दिए। मीन्स के जैसे कि अगर हम इसको एक्सेल में कैलकुलेट करना चाहें, 5,00,000 है टोटल, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2 के ऊपर, ठीक है, इक्वलेंस नंबर। हमने कहा कि एक को एक हिस्सा मिले, एक को 2 हिस्से मिले, यानी कि हमारे क्या हो गया, टोटल कितने हो गए, 3 हिस्से, टोटल 3 हिस्से हो गए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं दिस डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आ गया। और दूसरा क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये दोनों जो है, ये सिस्टम जो है इसको कैलकुलेट कर, तो 1666 जो है वो उसने कर दिया, ये हो गया, और 333,100,000 ये यहाँ पे आ गया। अब इसने किस कॉस्ट एलिमेंट से कितने कॉस्ट एलिमेंट को लिया, तो अभी हम यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट को देखें। तो अब आप देखें कि इसने इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। आपका ये कॉस्ट एलिमेंट जो है, सैलरी का एक्सपेंस जो है, इसको हमने चार्ज किया हुए थे यहाँ पे, ये 2,00,000 और ये 4,00,000 हो गए, और ये 1,00,000 हो गया। तो सैलरी को हमने 4,00,000 चार्ज किया हुआ था, तो उसने इसके भी 2 हिस्से कर दिए और वो 2 हिस्से उसने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन 2 एक्टिविटीज़ के। इलेक्ट्रिसिटी को हमने 1,00,000 दिया हुआ था, वो 2:1 के की बेस के ऊपर उसने भी इसको ये और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम इसको प्रोडक्टिव रन में चला लेते हैं, यानी कि विदाउट टेस्ट रन, और ये उसने ये कॉस्ट जो है ये अभी उसने आगे ट्रांसफर की, लेकिन अभी अब हम देखते हैं कि इसकी प्राइस वो पर यूनिट कितने कैलकुलेट करेगा। अगर आप फिर दोबारा उसको वो कॉस्ट एलिमेंट को देखना चाहें तो ऊपर कॉस्ट एलिमेंट दोबारा, तो ये हो जाएगा, ये स्प्लिटिंग होगी। अब हमने क्या करना है, प्राइस कैलकुलेट करनी है, KSP1, KSP1 KSPI प्लान प्राइस। अभी हम सारी क्या बातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सारा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। सेम यही कंसेप्ट जो है ये हमें प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर भी करना है कि पहले हम सारी बहुत लंबी एक्टिविटी प्लानिंग की करेंगे और फिर उसके बाद हम एक्चुअल कॉस्टिंग की तरफ जाते हैं। तो अब हम KSPI चलाते हैं, प्राइस कैलकुलेशन, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप कॉस्ट सेंटर ग्रुप दे लें, सिलेक्शन वेरिएंट में दे दें, ऑल कॉस्ट सेंटर कर लें। हम ऑल कॉस्ट सेंटर कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कॉस्ट सेंटर तो इतने हैं ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 0 वर्जन 7 2026 और टेस्ट रन डिटेल लिस्ट, ओके ये हो गया।
और ऑल बिजनेस प्रोसेस कर देते एग्जीक्यूट। अब आप देखें, अच्छा ये देखें, ये प्राइस पर यूनिट ले रहा है 10 यूनिट की। ये हम देख लें, ये KP06 में KP26 में हमने 10 लिखे हुए थे या 1 लिखा हुआ था? अभी आपने 1 तो कर दिया था, पहले 10 लिख के। पहले 10 लिखा था फिर यहाँ पे तो 1 आ रहा है 7वें महीने 2026 में। तो ये प्राइस 10 यूनिट की उसने कैलकुलेट की हुई है। क्वांटिटी होगी हमारी 1200, एक एक्टिविटी ये होगी और एक एक्टिविटी ये होगी, और 10 यूनिट्स की उसने प्राइस पर 10 यूनिट्स जो है वो इतनी उसने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, ये जो हमने एक्सेल में यहाँ पे ये कैलकुलेट किया है, ये टोटल आ गई। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1200 पे, ये डिवाइडेड बाई 1200 138, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लूँ तो 1388 जो है, इसको हम नीचे ले आते हैं, ये हमारी प्राइस आ जाएगी। यानी कि इस एक एक्टिविटी की ये प्राइस और एक एक्टिविटी की ये प्राइस 138 और 277। तो ये देख लें, ये हाँ 10 यूनिट की ये प्राइस, ये प्राइस जो है ये पर यूनिट है, और ये पर 10 यूनिट आगे। तो जो सिस्टम 10 आ रहा है ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन में कहीं इशू है या स्टैंडर्ड है अगर मैं भी 10 या तो? ये करता है वो, मेरे ख्याल से KP26 में से ही कर रहा होता है। हम्म, पहले देखा था तो ये पर यूनिट ही कर रहा था, अभी इसने ठीक प्राइस है। 10 की है, लेकिन ये प्लानिंग में ही हम कहीं मेंशन करते हैं तो वो करता है, लेकिन ओवरऑल पर यूनिट ही कर रहा होता है यहाँ पे। एग्जैक्टली। हाँ, प्राइस पर यूनिट ही करता है, उसकी बेस पे फिर आगे वो 10 से मल्टीप्लाई करता है। तो अब देखिए ठीक। उसने यहाँ पे ये 10 कैलकुलेट कर दिया। अभी ये टेस्ट मोड में है, इसमें यहाँ पे अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि यहीं पे आप ये नीचे सेव का बटन दबा दें तो आपकी प्राइस को वो पीछे सिस्टम में सेव कर देगा, और आपका टेस्ट मोड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्शन आपके अंदर। जैसे फर्ज कर मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ ना, तो वो कह रहा है मुझे डू यू वांट टू पोस्ट द रिजल्ट ऑफ प्राइस कैलकुलेशन। अगर मैं यस कर दूंगा तो वो क्या करेगा, उसको अभी पोस्ट कर देगा और मेरा जो टेस्ट रन है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्टिव रन के अंदर। दूसरा ये है कि मैं इसको नो कर दूं और फिर मैं इसको ये टेस्ट आपको ख़त्म करूं और दोबारा से मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, और कहेगा कि रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिव प्राइस कैलकुलेशन हैव बीन पोस्टेड। अब उसने उसको पोस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि उसने पोस्ट किया तो क्या हमें KP26 में ये नजर आ रहा है। सर वो जो आप डिलीशन की बात कर रहे थे, हाँ वो जी, सारा हमने अगर किसी टाइम पे या कुछ मसला हो तो वो हम बिफोर पोस्टिंग इनके प्रोडक्शन पोस्टिंग से करेंगे या इस लेवल पे भी कर सकते हैं? नहीं ये जब आप प्राइसेस पोस्ट कर देते फिर वो डिलीट नहीं कर देते, वो फिर कहेगा कि पहले प्राइसेस को रिवर्स करें। ठीक है। अगर अब हम KP26 में जाएं और ये यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया, और ओवरव्यू में हम जाएं तो अब आप देखें, हाँ ये देखें यहाँ पे ये 10 आ रहा है, ये उसने प्राइस पर 10 यूनिट की हुई है। तो अब ये देखें, ये सिस्टम ने खुद प्राइस डाली है, या हमने नहीं डाली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एलोकेशन। ये जो अमाउंट थी ये हमने खुद से डाली थी, मैनुअल एंट्री और इनडायरेक्ट एलोकेशन। अब आपको वो वाला कंसेप्ट जो है और क्लियर होगा कि जो हमने यहाँ पे ये जो टाइप, ये जो 3 हमने सेलेक्ट की हुई है, कि जिसमें वो कहता है कि मैनुअल एंट्री, इनडायरेक्ट एलोकेशन। तो ये जो प्लान एक्टिविटी है ये आपने मैनुअल की, और सिस्टम ने उसकी बेस के ऊपर इनडायरेक्टली जो है ना वो यहाँ पे ये कैलकुलेट किया। ओके, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ठीक है। और ये इक्वलेंस नंबर है कि इसकी बेस पे उसने, तो ये सारा काम हमने क्या किया, प्लान। अभी हमने ये सारे प्लान कर रहे हैं। अब अगर हम इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर
जरा रिपोर्ट चला रहे हैं, थोड़ा सा देख लें। सर एक मिनट ठहरिएगा, यहाँ पे अगर हम प्राइस यूनिट को 1 कर दें तो क्या वो पर यूनिट पे कैलकुलेट कर देगा या बस सब कैलकुलेट हो गई है? नहीं, अब कैलकुलेट होगी, अब ठीक। कैलकुलेट होगी। अब हम जरा KSB1 और दूसरी स्टैंडर्ड की रिपोर्ट को वो चला कर देख लेते हैं। KSB1 ये हम हटा देते हैं। ये क्या हुआ भाई, लोगो इस कॉस्ट सेंटर से तो प्राइस चली नहीं गई। क्या भाई? कॉस्ट सेंटर हम ये वाला देंगे, सेंटर जो। हाँ, सेंटर में तो, सेंटर भी तो बताया ना कि मेरे पास ठीक। अच्छा अभी हमने इसको एक्चुअल कुछ भी नहीं किया, अभी हम ये सारी बातें क्या कर रहे हैं, प्लानिंग प्लान। की। तो ये तो हम्म रिपोर्ट ही डिस्प्ले एक्चुअल लाइन आइटम है, तो ये तो फिर हम्म। कुछ नहीं दिखाएगी। हम वो वाली चलाते हैं, ले लेते हैं, और जो स्टैंडर्ड की है ये वाली, ये प्लान और एक्चुअल दोनों की यानी कि वो दिखाती है। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम चल रही है इसलिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर डाल दिया 1 to 12 2026 एक्चुअल वैल्यूएशन। तो अभी ये देखें, ये सारी क्या आ रही है, प्लान कॉस्ट, ठीक है। और ये जो प्लान कॉस्ट थी, ये सारी की सारी किधर आ गई, एक्टिविटी एलोकेशन के अंदर ट्रांसफर हो गई। पहले आपने उसको चार्ज किया, उसको जीएल्स को, फिर उसने वो सारी की सारी वहां से माइनस होके तो इधर आ गई। तो ओवरऑल आप कह लें कि कॉस्ट सेंटर ये जो है ना, प्लानिंग के लिहाज से भी जीरो हो गया, यानी कि उसने सारी कॉस्ट आगे ट्रांसफर कर दी एक्टिविटी के थ्रू। अब हम देखते हैं कि ये तो सारा मामला हो गया एक्चुअल का, प्लान का। अब हम देखते हैं कुछ वैल्यू इसको एक्चुअल असाइन करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि प्राइस का जो डिफरेंस कैलकुलेट होता है वो कैसे वो चार्ज करता है आगे डेस्टिनेशन के कॉस्ट सेंटर्स को। तो पहले जो हमने, अब हम वाइस वर्सा लिखते हैं सामने ट्रांजैक्शंस को, ये जो सर एक क्वांटिटी, जी जी बोले। क्वेश्चन था। अभी हमने एक कॉस्ट सेंटर से दूसरे कॉस्ट सेंटर में प्राइसेस तो आ गई, हाँ जी, लेकिन क्योंकि हमारे सेंडर और रिसीवर कॉस्ट एलिमेंट एक ही हैं, हाँ जी, तो जब हम कॉस्ट एलिमेंट की कुछ रिपोर्ट या उनके बैलेंसेस देखेंगे तो वहां पे तो अमाउंट्स होंगे ना, वो होंगे सेम लेकिन प्लान के अंदर, प्लान के नॉट अंदर। एक्चुअल। अभी एक्चुअल कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब हम क्वांटिटी तो पहले की पड़ी हुई है, अब हमने क्या करना है, क्वांटिटी को भी असाइन करना है, ठीक है, और ये भी करना है एक्चुअल के अंदर। ये सारे टी कोड हैं प्लानिंग के। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम थोड़ा ले जाते हैं उधर। अच्छा, अब हम आते हैं कि एक्चुअल जो है वो किस तरह से होगा। एक्चुअल हमने, अब सिस्टम को जो पहले हमने ये किसको असाइन किया हुआ था, ये हमने सोर्स के कॉस्ट सेंटर को किया हुआ था। अब हम जब एक्चुअल में आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हम तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताएंगे, तुमने कहाँ से लेना है, जो डेस्टिनेशन के कॉस्ट सेंटर है वहां से तुम उठा लेना, यानी कि इनडायरेक्ट एलोकेशन के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल की फिगर में जाते हैं, यानी कि कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। अब हम प्लानिंग में नहीं जाएंगे, पहले हमने जितना भी काम किए थे वो सारे प्लानिंग में किए, कि अब प्लानिंग में नहीं जाएंगे, हम एक्चुअल पोस्टिंग में जाएंगे। एक्चुअल पोस्टिंग, और ये आ गया स्टैटिस्टिकल की फिगर और KB31N, KB31N असाइन स्टैटिस्टिकल की फिगर, या कह लें कि नंबर ऑफ आइटम्स टू डेस्टिनेशन कॉस्ट सेंटर। सिस्टम उनके टोटल को लेके अपने पास जो है ना वो कैलकुलेट करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं
ऊपर डेट वगैरह दे लें, जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह देना है। यहाँ पे हम रिसीवर कॉस्ट सेंटर ले रहा है, ठीक है, डेस्टिनेशन वाले कॉस्ट सेंटर है वो वाला ले रहा है। तो वो हमारे कौन से हैं? अच्छा, ये 12/11/2002 से 2004। सर इसमें हमें मंथ एंड डेट की तो जरूरत नहीं स्पेसिफाई करने नहीं की। नहीं, वो ठीक। जरूरी नहीं, वो कर दें, बेशक करना चाहिए, वैसे तो मंथ एंड पे ही होता है ये वाला काम। 12/11/2002, 12/11/2003 और 4 और अच्छा जी, इसके बारे में हमने क्या किया था, एक 300, 500, 400, हमने कहा इसने 300 आइटम इस्तेमाल किए हैं, इसने 400 बनाए हैं और इसने 500 बनाए। सिस्टम अब इनकी जो रिसीवर कॉस्ट सेंटर हैं, इनके स्टैटिस्टिकल की फिगर से उठा लेगा और फिर कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेगा। सेव। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम है, जैसे हमने प्लान कॉस्ट असाइन की थी केपी 06 में, अब हम एक्चुअल कॉस्ट असाइन करेंगे अपने कॉस्ट सेंटर को। तो फिर उसके लिए जारी बात है, हमें को क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है FB60, FB40 या इस तरह के ना, उसके थ्रू कर लेते हैं। तो हम FB60 ले लेते हैं। अब हम प्लान नहीं करेंगे, KP 06 में नहीं जाना। तो कोई वेंडर देखते हैं, शायद अगर हमारे पास बना हुआ हो। अच्छा, ये बना हुआ है। अब फर्ज कर लें कि पहले हमने जो पैसे ट्रांसफर किए थे वो कितने थे, नहीं ये तो 3 लाख थे, पहले हमने 5 लाख किए थे, 5 लाख किए थे मेरे पास। जी। इसको अब हम 6 लाख कर लेंगे, बस कर, ये दोनों GL आ गए, या 5,50,000 कर लें, ताकि सिस्टम वेरिएंस कैलकुलेट करे। अमाउंट करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, वो 55,000, 5,50,000। अच्छा, 5,50,000 है, तो फिर हम इसी को एक पे कर लेते हैं, 4,50,000, और इसको 1 लाख ही रह। अच्छा जी, और कॉस्ट सेंटर तो हमारा एक ही है, वो है 121120005, क्वालिटी कंट्रोल। सेव। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, अब हमने ये हमने FB60 में कर लें आप, या FB50 में कर लें, जिस तरह से भी कर लें आप। असाइन एक्चुअल कॉस्ट टू GL और कॉस्ट सेंटर, सोर्स कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, ये हो गया। अब हम प्रोसेस चलाएंगे, देखेंगे कि क्या करें। फिर हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग चलाई और फिर प्लान प्राइस चलाई। लेकिन अब हमने इसके अंदर एक और एडिशनल काम भी करना है। वो क्या है, अगर आप एक्चुअल पोस्टिंग में नहीं आएंगे, बल्कि अब हमने क्या काम करने हैं, अब हमने करने हैं मंथ एंड एक्टिविटीज चलानी है। यानी कि आपने पूरा महीना क्या किया, कॉस्ट बुक करते रहे सोर्स कॉस्ट सेंटर के अंदर। हाँ, वो 1 दिन में किया, 4 दिन में किया, मंथ एंड के ऊपर हम एक्टिविटी करते हैं। तो फिर हम आएंगे पीरियड एंड क्लोजिंग में और सिंगल फंक्शन, और सबसे पहले हम एलोकेशन में आते हैं। अगरचे यहाँ पे ये देखेंगे, इधर भी स्प्लिटिंग और प्राइस कैलकुलेशन है, वही काम जो कि हमने ये इधर प्लानिंग के अंदर किया था। प्लानिंग के एलोकेशन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें, तो इधर भी स्प्लिटिंग और प्राइस कैलकुलेशन है, और इधर भी स्प्लिटिंग और इधर भी प्राइस कैलकुलेशन है। इधर स्प्लिटिंग का टी कोड है KSS4 प्लान स्प्लिटिंग, और यहाँ पे KSS2 एक्चुअल स्प्लिटिंग। प्लान प्राइस कैलकुलेशन KSPI और एक्चुअल प्राइस कैलकुलेशन KSII। ये मीन्स कि आपको ये
क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हर वो एक्टिविटी जो कि हम प्लानिंग में करते हैं उसके टी कोड, उसके पाथ अलग हैं और एक्चुअल के पाथ अलग अलग है। हम इसको बंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एलोकेशन के अंदर अगर हम आए, ये एलोकेशन का फोल्डर खोलें, तो यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन। अब हमें यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप चलाना पड़ेगा जिससे हम इनडायरेक्ट जो एक्टिविटी है, यानी कि जो हमने स्टेटिस्टिकल की फिगर असाइन की हैं अभी, उसकी बेस पे सिस्टम जो है ना सोर्स का कॉस्ट सेंटर कैलकुलेट करेगा कि मेरे पास प्राइस क्या कैलकुलेट हुई है। तो हम पहले ये चलाते हैं KSC5। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, बल्कि हम ये कर लेते हैं कि ये हमारा काम हो गया, ये पहला हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, और इधर हम लिख लेते हैं तीसरा KSC5। KSC5 ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिविटी एलोकेशन। एलोकेशन साइकिल हम चलाएंगे, वो जिसके हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन की थी कि वो बिल्कुल जो डिस्ट्रीब्यूशन और असेसमेंट की तरह है, वो हम चलाएंगे। गलत हो गया, फिर स्पेलिंग गलत हो गई। CYCL। अच्छा, तो हम KSC5 चलाते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे हम असेसमेंट, वो इनडायरेक्ट एक्टिविटी, ये हमने जो अभी हमने बनाया है, और टेस्ट रन के अंदर हम चलाएंगे इसको। वार्निंग क्या आ गई? नो वैलिड सेंडर एंट्रीज फाउंड। अच्छा जी, सेंडर एंट्रीज क्यों नहीं उसको मिल रही? सेंडर और रिसीवर कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा जी, चलें देख लेते हैं। इसका टी कोड KSC5 है, तो इसका मतलब हुआ कि जो एलोकेशन साइकिल की कॉन्फ़िगरेशन का टी कोड है वो क्या होगा, KSC123। KSC2 कर लेते हैं क्योंकि हमने चेंज करना है। अच्छा जी, ये हो गया, डेट भी ठीक है। फर्स्ट सेगमेंट में क्या है जनाब? पोस्टेड क्वांटिटी 100% वेरिएबल, एक्चुअल स्टैटिस्टिकल की फिगर ठीक है। 12112005 और 1211 एक्टिविटी टाइप बिल्कुल सही है। 12112002 से लेकर 121124 कॉस्ट सेंटर ठीक है। रिसीवर ट्रेसिंग वेक्टर में एक्चुअल स्टैटिस्टिकल की भी इसमें तो कोई इशू नहीं। अभी जो हमने कॉस्ट पोस्ट की है इसके अंदर की 1211 ये दो एक्टिविटी एक्चुअल स्टैटिस्टिकल आइटम रिसीवर वेटिंग ठीक है भाई, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसको दोबारा से चला 7 पीरियड 2026 स्टार्टिंग डेट इसके।
start date does not include any sender, no valid sender entries found. इसकी पोस्ट हो यहाँ पे पोस्टेड क्वांटिटी, हाँ ठीक है, पोस्टेड क्वांटिटी उसकी तो पोस्टेड क्वांटिटी अच्छा एक अकाउंटिंग वो एक्टिविटी तो मेरे से वो हमें पोस्ट नहीं की, कह रहे थे कंट्रोलिंग कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, और एक्चुअल पोस्टिंग में हमने हाँ सेंडर एक्टिविटीज तो पोस्ट ही नहीं की KB51N में। हाँ सेंडर को भी तो हमने बताना है ना कि उसकी कितनी क्वांटिटी है, तो 121120005 और एक्टिविटी है हमारी दो एक्टिविटी 1001, इसकी भी क्वांटिटी हम कह देते हैं कि वो 12,1200 या चलें 1210 कर लेते हैं ताकि वेरिएंस सिस्टम कैलकुलेट करे। और ये हो गया और 10002 और 1210, ठीक है ये मिस हो गया था कि हमने इसकी क्वांटिटी को हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। सेव, चलिए इस विंडो को क्लोज कर देते हैं और इसको भी हम एग्जिट कर देते हैं, फिलहाल सेव कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो हमने क्या एक बीच में मिस कर दिया कि हमने 3 नंबर KB31N assign actual activity to sender cost center, और ये हो जाएगा इसके बाद चौथे नंबर। अच्छा जी, अब हम चलाते हैं किधर क्या ये वाला, एक्सिक्यूट। हाँ अब देखें कोई एरर नहीं आ रहा, सेंडर 2 सेंडर है और रिसीवर 6 है। सेंडर में देखते हैं हम, सेंडर में हमारे ये 2 एक्टिविटीज और यूनिट कितने हैं 1210, और ट्रेसिंग फैक्टर क्या है 1200 1200, यानी कि जो इसकी टोटल वो बन रही है। और रिसीवर जो है ये हमारे 3 रिसीवर कॉस्ट सेंटर हैं जिनके ऊपर हमने कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है 500 400 और 300 यूनिट के हिसाब से, जो कि हमारे प्लानिंग में चल रहे हैं, जो कि हमें आ रहे हैं पहले से। और इनके अगर हम लाइन आइटम में चले जाएं तो ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो CTR है वो सेंडर है, और ATV अच्छा नहीं ATY जो है ये सेंडर है, और CTR जो होगा कॉस्ट सेंटर वो रिसीवर है। मसलन ये जो है 12112005 अपनी 1001 एक्टिविटी के अंदर 42,000 जो है वो सेंड कर रहा है 1211202 कॉस्ट सेंटर को यहाँ पे। तो इस तरह एक सेंटर एक रिसीवर सेंटर रिसीवर सेंटर रिसीवर, तो ये है एक्चुअल एक्टिविटी एलोकेशन साइकिल जो है। अब हम इसको प्रोडक्शन रन में चलाते हैं। इससे पहले अगर हम कॉस्ट सेंटर की एक रिपोर्ट चला के देख लें KSB1, अगर आप देखें अब हम चलाएंगे
तो आप ये देखें, अभी सिर्फ वही 2 एक्सपेंस हैं जो कि बुक हुए हुए हैं, जो कि हमने FB60 से बुक किए हैं। टोटल उसका 5,50,000 आ रहा है। अब हम इसको प्रोडक्शन रन में चलाएंगे। डॉक्यूमेंट नंबर वाज ऑलरेडी असाइंड। ये क्या was already has been assigned। ये कोई लगता है कि ये ना ये नंबर रेंज के अंदर मसला हो गया। ठहरे, FBN1 12 11 23 नंबर 23 तो इसमें हम कंट्रोलिंग की नंबर नहीं देखेंगे? हाँ वही ना, 23 की कंट्रोलिंग है ना। 23 जो है वो CO डॉक्यूमेंट को असाइन हुआ। हाँ ये गलत कर दिया ना। एक्चुअली ये नंबर जनरेट हो गया, ये हम इसको चेंज कर देते थे, वरना तो ये वो एना स्टेटस इसको हम कर देते हैं 10 और इसको भी हम कर देते हैं। एक्चुअली ये होना ही नहीं चाहिए, ये या तो 2026 हो या 9999। तो ये 99 वो उसको खत्म ही कर देते हैं, हमने इतनी लंबी रेंज क्यों बनाई हुई? नहीं, अब मसला ये हो गया कि ये भी इनिशिएट हो गया 99 वाला भी, और 2026 वाला भी हो गया। ये 99 वाला क्यों इनिशिएट हुआ? ये कहीं पता नहीं 2027 27 की पोस्टिंग। अच्छा, अभी देखते हैं कि वो इसीलिए तो उसने कन्फ्लिक्ट दे दिया कि और असाइन, जब वो नया नंबर असाइन करने गया तो पता लगा वो डेटाबेस में तो पहले से ही है। तो अब उसे वो नंबर असाइन, तो क्या कहता है कि एक्चुअल एलोकेशन टर्मिनेटेड हो गया, टर्मिनेट कर दो। चलो ठीक है, दोबारा चला लेते हैं। अब वो नंबर रेंज हमने सही कर दिया ना, उसको देख लिया। लेकिन नॉर्मली तो नंबर रेंज हमारी एनुअल के हिसाब से यूज हो रही होती है ना, जैसे अगर कोई 2027 में क्या पोस्टिंग कर रहा है अगले साल की। नहीं, डिपेंड करता है कौन सी है। असल में ये होना ही नहीं चाहिए, एक वक्त में एक रखनी चाहिए थी। ये जिस कंपनी कोड से हमने कॉपी किया ना, ये उसमें पे वो दोनों आ गई हैं। लेकिन अब पोस्ट हो जाएगा, ठीक हो गया, पोस्ट हो गया सारा कुछ। अब हम KSB1 जो है ना वो चलाते हैं। अब आप अगर देखें तो एक्चुअली हमारा खर्चा कितना था, 1 लाख और 4.5 लाख, यानी कि 5.5 लाख था, 5,50,000 का था। उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन 45,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सका। ठीक है, तो ये वेरिएंस आ गया। ठीक है, हमने पोस्ट किया 5,50,000 एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये वाला जो हमने फार्मूला दिया हुआ था। फार्मूला किस कौन सा था, प्लान कॉस्ट के बराबर, यानी कि प्लान फिगर की बेस पे उसने डिस्ट्रीब्यूशन की, और उसने कह दिया कि 45,000 जो है ये अभी वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अगर आप इसको वो दूसरी रिपोर्ट चला के देखें ना जो एक्चुअल है, तो उसमें फिर ये ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन में आपको ये वहां पे नजर आएगा। यहाँ पे ये देखें, ओवर अंडर अब्जॉर्प्शन के अंदर 45,832 जो है ना इस कॉस्ट सेंटर का ये जो है बच गया। एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर था 5,50,000, डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो एक्टिविटीज के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो 5,04,000 हुआ। बाकी क्या वेरिएंस कितना आ गया, 45,000। अब हम इस 45,000 को प्राइस कैलकुलेशन के थ्रू क्या करना है, हमने इसको भी ट्रांसफर कर देना है आगे, जो कि 3 कॉस्ट सेंटर्स हैं। अगर हम दोबारा फिर
KSB1 रिपोर्ट चलाएं और अब आप देखें अगर हम तो इसमें देखें ना, ये वाले जो ट्रांसफर हुए हैं, ये ट्रांसफर हुई है ना अभी अमाउंट, ये वाली ट्रांसफर हुई है ये सारे। सेलेक्ट लेआउट के अंदर हम अगर ले लें एक्टिविटी एलोकेशन वाला ये, तो इसमें उसने एक्टिविटी ये सेलेक्ट नहीं सही, सेटलमेंट परचेज ऑर्डर नहीं, हम यही ले लेते हैं। और पहले कौन सा सेलेक्ट हुआ, डिफॉल्ट वाला ये चाहिए वाला, डिफॉल्ट वाला ले लेते हैं। और हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, सारे ही ऐड कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे कि कौन सा खत्म करना, कि इसका अपोजिट जो है वो कौन सा है। अच्छा जी, अभी हम देखेंगे कि गो बैक नहीं, यहाँ पे नहीं है, कॉस्ट एलोकेशन, एक्टिविटी टाइप और ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, ये आ गया पार्टनर ऑब्जेक्ट, पार्टनर ऑब्जेक्ट आ गया। और इसकी कुछ एक्टिविटीज भी होती है, वो एक्टिविटीज, ये सोर्स का ऑब्जेक्ट है, ये सोर्स का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी को ही ले लेते हैं। पार्टनर कॉस्ट सेंटर, ये और इन दोनों को हम ले लेते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे रखा, और इससे आगे जो है हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये आ गया, इसको हम सेव कर देते हैं, सेलेक्ट लेआउट, सेव लेआउट और अडॉप्ट और ओवरराइट, यस। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये एक्टिविटीज़ हैं, ये सोर्स की, और ये पार्टनर कॉस्ट सेंटर हैं जिनको इन्होंने चार्ज किए हैं पैसे जो है या कॉस्ट ट्रांसफ़र किए। अभी हम बाद में देखेंगे कि ये जो 45,000 है ये भी कैसे इनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम चलाते हैं लास्ट जो स्टेप है, वो क्या है, प्राइस कैलकुलेशंस का, है ना, इनडायरेक्ट एक्टिविटी होगी। अब हम स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर चलाते हैं KSS2, KSS2 नहीं, ये यहाँ पे नहीं लिखना, ये हम यहाँ पे लिखते हैं 5 subletting of actual cost, actual cost subletting cost center back। अच्छा, ये इतनी दफ़ा ये यानी कि मिस्टेक होती है कि मैं बार बार इस कंटिन्यू को दबाता रहता हूँ, हालांकि ऊपर एग्जीक्यूट का बटन है उसको दबाना होता है। तो अब ये देखें, ये टारगेट कास्ट तो होगी, आपकी प्लान कास्ट होगी, ठीक है। और ये आपकी इसको हम आप अगर सब समेशन ले लें, समेशन, ये आपकी प्लान कास्ट होगी, टारगेट कास्ट से बाहर, कंट्रोल कास्ट होगी जो आपकी एक्चुअल कास्ट है, और ये आपकी एक्टिविटी टाइप्स आ गई, और ये ठीक है, उसने सबमिट कर दिया। अब हम इसको करते हैं एग्जिट, ओ सॉरी, इसको हमने एग्जीक्यूट करना है प्रोडक्शन रन के बगैर, और एग्जीक्यूट ये करना,
मैसेजेस में देख लें कि कोई मैसेज है, कोई मैसेज नहीं है, सारा जीरो मैसेज है, मतलब है कि सब कुछ सही है। अगर आप इसको कॉस्ट एलिमेंट वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऊपर कॉस्ट एलिमेंट का बटन, इसको आप दबाएं तो ये रिपोर्ट के साथ साथ जो कॉस्ट एलिमेंट है सैलरी का और इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी यहाँ पे आ जाए। सर टारगेट कॉस्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट है, प्लान कॉस्ट, प्लान कॉस्ट है, और कंट्रोल कॉस्ट जो है वो आपकी एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट है। कॉस्ट एलिमेंट, तो ये साथ यहाँ पे ये कॉस्ट एलिमेंट भी आ गई, ये एक्टिविटीज़ आ गई और प्लान कॉस्ट आ गई और टारगेट कॉस्ट और ये फिर कंट्रोल कॉस्ट आ गई। अब हम प्राइस कैलकुलेशन करते हैं के एस एस आई, के एस एस आई नहीं, के एस एस आई है या के एस डबल आई, 6 के एस डबल आई प्राइस कैलकुलेशन। ऑल कॉस्ट सेंटर ले लेते हैं, ऑल बिजनेस प्रोसेस और टेस्ट रन, एग्जीक्यूट। अच्छा, टोटल प्राइस जो है अब उसकी चेंज होगी, पहले कुछ और प्राइस थी, अब 1515 जो है ना वो 10 यूनिट की आ गई, और यहाँ पे उसने 1 यूनिट की कैलकुलेट की हुई है, यहाँ पे उसने 10 यूनिट की कैलकुलेट की हुई है। ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से ये देख कर रहा है, लेकिन बहरहाल अभी हम एक और रिपोर्ट चलाते हैं प्राइस की, उसमें हमें क्लैरिटी के साथ ये पता चल जाएगा। सेव, और रिजल्ट ऑफ आइटरेटिव एक्टिविटी प्राइस कैलकुलेशन हैज बीन पोस्टेड, मीन्स कि उसने टेस्ट रन को यहाँ से, अभी आप यहाँ पे देखें, उसने अपडेट रन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम KSB1 रिपोर्ट को दोबारा चलाएं तो हम देखते हैं कि क्या अभी भी ये यहाँ पे बैलेंस में कुछ अमाउंट आ रही है या नहीं आ रही। तो ये कोई फ्रैक्शन में है क्योंकि वो, क्योंकि 1:2 थी ना, तो इस वजह से ये कोई फ्रैक्शन में रह गई। अदरवाइज आप देखें कि ये सारी की सारी जो है, उन्होंने ये कॉस्ट अपनी जितना भी वेरिएंस था वो भी आगे ट्रांसफर कर दिया, जो डेस्टिनेशन के कॉस्ट सेंटर्स थे उनके ऊपर। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी तो जब तक आ रही है तो है, लेकिन ये जो ज़ीरो वाले हैं इनमें अगर आप ये देखें, ये वाली जो अमाउंट्स हैं, अगर मैं इन अमाउंट को किसके ऊपर अलग कर लूँ, ठहरें, टोटल क्वांटिटी के ऊपर अगर मैं सब टोटल करूँ तो आप देखेंगे, अच्छा नहीं वो इसके ऊपर नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं, चलिए इसको हम अलहदा से कर लेते हैं। ये वैसे हम देखना चाह रहे हैं कि ये वेरिएंस की अमाउंट के बराबर है कि नहीं। इसके साथ से हमने माइनस को रिमूव कर देना है। तो अब आप अगर इसका टोटल लें तो ये देखें, ये 45,000 वही जो वेरिएंस आ रहा था, उसने ये भी इन कॉस्ट सेंटर्स को चार्ज कर दिया। ठीक है, प्राइस कैलकुलेशन का क्या मतलब होता है, एग्जैक्ट प्राइस कैलकुलेट करता है सिस्टम, और जो डिफरेंस आएगा वो आगे पास ऑन करेगा, वेरिएंस को कैलकुलेट करने के बाद आगे पास कर देगा। अब हम प्राइस की जो है वो एक रिपोर्ट देखते हैं कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिपोर्ट्स, और ये है प्राइसिस, और KSBT रिपोर्ट है। इसमें हमारा ये वाला कॉस्ट सेंटर है और 0 वर्जन 2026 7/7, ठीक है, एग्जीक्यूट। हाँ जी, अब ये देखें, ये एक एक्टिविटी है, ये दूसरी एक्टिविटी, ये टोटल प्राइस और ये उसकी प्राइस आएगी, ये हाँ ये इनमें से एक प्लान है और एक एक्चुअल है, ठहरें,
अभी इसमें हम बाकी का, हाँ वो वैसे इससे इससे भी पता चल रहा है, लेकिन चले वो छोटे से कॉलम है वो भी ऐड कर लें। अच्छा, ये जो पी है ना, पी 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 फॉर पाकिस्तान, पी का मतलब है प्लान कॉस्ट, ए का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल प्राइस। तो 1001 जो एक्टिविटी है उसमें ये वाली प्लान प्राइस थी जो पहले कैलकुलेट हुई, और फिर जो एक्चुअल प्राइस आई तो 151 पर यूनिट आ गई। इसी तरह जो दूसरी एक्टिविटी है उसमें 277 प्लान प्राइस थी, और जब एक्चुअल प्राइस आई तो वो फिर 303 है। क्यों? क्योंकि हमारी उसमें क्वांट अमाउंट बढ़ गई ना, यानी कि पहले 5 लाख था तो फिर हमने 5,50,000 कर दिया। तो यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स को हमने बढ़ाया सही, लेकिन वो थोड़े से बढ़ाए, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारी प्राइस चेंज हो गई, प्राइस पर यूनिट जो है वो चेंज हो गई। तो ये फिर सिस्टम ने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये यहाँ पे आप देख लें कि पी का मतलब है प्लान प्राइस और ए का मतलब है एक्चुअल। यहाँ पे ये वैल्यू टाइप 1 और 4 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब है प्लान और 4 का मतलब है एक्चुअल। तो आप यहाँ से भी इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट भी आपको बताएगी कि एक्चुअल सारा कैसे, मतलब है कि हम सिस्टम में एलोकेशंस करते हैं, कैसे सारी प्राइसेस को ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरह। अब अगर आप वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट चला के देखें जो कि एक्चुअल कॉस्ट की रिपोर्ट है, ये वाली प्लान एक्चुअल कंपैरिजन, तो इसमें भी अब आप देखेंगे कि ओवर अंडर अब्जॉर्प्शन जो है वो अब क्या हो गया, वही उसमें 0.54 नेगेटिव कोई रह जाएगा, बस ये देखिए ये 0.54 रह गया। अदरवाइज जितना आपने एक्सपेंडिचर किया था 5,50,000 का, उसने वो तकरीबन सारा का सारा जो है वो एक्टिविटी एलोकेशन के थ्रू नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव कर दिया का मतलब क्या है, उसने ट्रांसफर कर दिया अगले दूसरे डेस्टिनेशन के कॉस्ट सेंटर्स को। तो यहाँ तक कुछ कोई आपका क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। चलें ठीक है, आज हम इसको इधर ही क्लोज करते हैं। कल जो है फिर हम इस एक्टिविटी की जो दूसरी टाइप है और या जो रिमेनिंग टाइप रह गई है, मीन्स के इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन, इनडायरेक्ट एलोकेशन या मैनुअल एंट्री, मैनुअल एलोकेशन, इसको देखेंगे कि उसके अंदर भी क्या हमें ये सारे प्रोसेस उसी तरह चलाने पड़ते हैं या नहीं चलाने पड़ते। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें उसमें नहीं करनी पड़ती, वो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट मिलते हैं।